यदि हम हमारे आसपास मौजूद कुछ चीज़ों को देखें, जैसे यह मेज, यह मोबाइल फ़ोन, यह दीवार, यह आयरन बॉल, यहाँ तक कि हमारा हाथ भी, इन सभी चीज़ों में एक बात कॉमन है। यह हमें बहुत सॉलिड दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है इनके अंदर हर जगह मैटर ही मैटर भरा हुआ हो, मानो इनके अंदर कहीं खाली जगह मौजूद ही ना हो। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। जिस दुनिया को हम इतना सॉलिड समझते हैं, वह वास्तव में इतनी सॉलिड नहीं है। मान लीजिए मेरे पास यह आयरन बॉल है। अगर मैं इसे लगातार ज़ूम इन करता जाऊँ, तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर छोटे-छोटे ग्रेन्स दिखाई देंगे और उनके अंदर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा नेचर के एक बेहद महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक एटम तक। लेकिन यहीं से कहानी अजीब होने लगती है, क्योंकि जैसे ही हम एटम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की समझ टूटने लगती है। हम अक्सर एटम की तस्वीर किताबों में देखते हैं, बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उस तस्वीर में एक बेहद महत्वपूर्ण बात छिप जाती है, और वह बात इतनी हैरान कर देने वाली है कि पहली बार सुनने पर यकीन करना मुश्किल होता है। एटम का लगभग पूरा वॉल्यूम खाली होता है, लगभग पूरा, 99% से भी ज़्यादा। ज़रा इसे महसूस कर देखिए। इमेजिन कीजिए, यदि हम एक एटम को इतना बड़ा कर दें कि वह एक विशाल स्टेडियम के बराबर हो जाए, तो उस एटम का जो सेंटर है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वह स्टेडियम की पिच पर रखे एक छोटे से कंचे जितना होगा। बस एक छोटा सा कंचा, और उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उस कंचे के आसपास नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि स्टेडियम की सबसे बाहरी सीटों के आसपास पाए जाएंगे। बस एक बार उस दृश्य की कल्पना कीजिए, बीच में छोटा सा कंचा, और उससे बहुत दूर आउटर स्टैंड में इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच कुछ भी नहीं, लगभग सिर्फ खाली स्पेस। यानी जिस दुनिया को हम इतना सॉलिड समझते हैं, वह वास्तव में ज़्यादातर खाली जगह से बनी हुई है। आप, मैं, यह कमरा, यह पृथ्वी, यह गैलेक्सी, सब के सब अब इस छोटे से कंचे यानी न्यूक्लियस के अंदर दिखते हैं। न्यूक्लियस एटम का सबसे डेंस रीजन होता है। एटम का लगभग पूरा मास यहीं कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और न्यूट्रॉन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक और पार्टिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास प्रोटॉन के विपरीत एक और प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। शुरुआत में वैज्ञानिक सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन शायद छोटे ग्रह की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, कुछ वैसे ही जैसी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि रियलिटी उससे कहीं अधिक अजीब है। हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। हम यह नहीं कह सकते कि वह इस समय ठीक कहाँ मौजूद है। हम केवल यह बता सकते हैं कि स्पेस के किस क्षेत्र में उसे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसलिए आज हम इलेक्ट्रॉन को छोटे घूमते हुए पार्टिकल की तरह नहीं दिखते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह समझते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मौजूद होती है। अब तक हमने तीन महत्वपूर्ण चीजें देखी, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। और यहीं से जन्म लेती है हमारी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन चार्ज वास्तव में करता क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? और यह पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स में से एक को कैसे जन्म देते हैं? उससे पहले मैं आपको एक अजीब बात बता देना चाहूँगा। हमने अभी कहा प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धकेलते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो कई प्रोटॉन एक साथ भरे हुए हैं। अगर सभी प्रोटॉन पॉजिटिव हैं, तो वे एक दूसरे को धकेलकर अलग क्यों नहीं हो जाते? अब तक हमने देखा एटम के अंदर मुख्य रूप से तीन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन तीनों में से हमारी पूरी कहानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्योंकि यह वह पार्टिकल हैं जो अपने साथ एक विशेष प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब सवाल यह है कि चार्ज आखिरकार करता क्या है? इस यूनिवर्स में चार्ज का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम है,
लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों तो वे एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज भी हों तो वे भी एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो वे एक दूसरे को खींचेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। पहली नज़र में यह एक छोटा सा नियम लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही नियम इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और लगभग पूरी मॉडर्न फिजिक्स की नींव बनने वाला है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज लेकर चलते हैं तो अधिकांश एटम चार्ज क्यों नहीं होते? क्योंकि सामान्यतः एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन हैं तो सामान्यतः उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर 8 प्रोटॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हर एक प्रोटॉन के पास अपना पॉजिटिव चार्ज है और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों चार्जों की संख्या समान होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। परिणाम, पूरे एटम का नेट चार्ज शून्य हो जाता है। ऐसे एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कहते हैं। यानी कि जब किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर संख्या में हो तो एटम न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए तो मान लीजिए किसी न्यूट्रल एटम में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब इमेजिन कीजिए किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल जाता है। अब क्या स्थिति बनेगी? प्रोटॉन अभी भी 10 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 9 बचे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज की मात्रा नेगेटिव चार्ज से अधिक हो गई है, मतलब बैलेंस टूट गया है। ऐसी स्थिति में पूरा एटम एक नेट पॉजिटिव चार्ज धारण कर लेता है और हम कहते हैं एटम अब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया है। ठीक इसी तरह अगर किसी एटम को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा और एटम नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने कोई नया चार्ज नहीं बनाया, हमने केवल बैलेंस बदला है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ, दोनों शुरुआत में न्यूट्रल हैं। अब हम इन दोनों को आपस में रब करना शुरू करते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि बस दो वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत अलग कहानी चल रही होती है। दोनों मटेरियल्स के एटम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम इस सिस्टम में कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने एटम से लूजली बाउंड होते हैं, उन्हें रिमूव करना रिलेटिवली ईजी होता है। जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। मूव कौन नहीं कर रहा? प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर डीपली बाउंड होते हैं जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री होते हैं। इसलिए चार्जिंग की मैक्सिमम प्रोसेस में ट्रांसफ़र केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। अब मान लीजिए ग्लास रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब खो दिए, तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और सिल्क क्लॉथ ने बे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो वह नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। लेकिन रुकिए, क्या हमने इस प्रोसेस में चार्ज क्रिएट किया? नहीं। ग्लास रॉड ने जितना चार्ज लूज किया, सिल्क क्लॉथ ने उतना ही चार्ज गेन किया। टोटल चार्ज वही रहा, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। यही चार्ज का एक फंडामेंटल रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अब हमारे पास दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जैसे ही चार्जेस एग्जिस्टेंस में आते हैं एक नया क्वेश्चन जन्म लेता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो इन चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स वास्तव में कितनी स्ट्रांग होगी? क्या यह वीक फोर्स होगी या नेचर की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक? यहीं से हमारी कहानी अगले स्टेज में एंटर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन फोर्स लगती है, सिर्फ इतना जान लेना फिजिक्स के लिए काफ़ी नहीं है। असल क्वेश्चन यह है, यह फोर्स वास्तव में कितनी स्ट्रांग है? क्या यह कोई माइनर फोर्स है जैसे डेली लाइफ में दिखाई देने वाली फोर्सेस, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी पावर छिपी है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते?
इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें इसका कंपैरिजन एक ऐसी फोर्स से करना होगा जिसको हम सभी जानते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी वही फोर्स है जो हमें अर्थ से बाउंड करके रखती है। यही फोर्स अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व कराती है। यही फोर्स प्लैनेट, स्टार्स और पूरी गैलेक्सीज के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। पहली नज़र में लगता है कि ग्रेविटी ही यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कहानी बिल्कुल अलग है। इमेजिन कीजिए, पूरा यूनिवर्स खाली है, ना अर्थ, ना सन, ना स्टार्स। सिर्फ दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के बीच दो फोर्सेस काम कर रही हैं। पहली, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों के पास मास है, और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों के पास चार्ज है। अब क्वेश्चन यह है, इन दोनों फोर्सेस में से कौन जीतता है? अगर हम फिजिक्स के लॉस का उपयोग करके इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो रिजल्ट इतना शॉकिंग है कि पहली बार सुनने पर बिलीव करना मुश्किल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। 10 टू द पावर 39 यह एक नंबर नहीं है, यह एक ऐसा नंबर है जिसे हमारा ब्रेन इमेजिन नहीं कर पाता। और यहीं फीमन हमें एक बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस देते हैं, जब कोई नंबर बहुत बड़ा हो तो उसे केवल पढ़ो मत, उसे फील करने की ट्राई करो। इमेजिन कीजिए, आप और आपका एक दोस्त एक दूसरे से बस एक हाथ की डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग इक्वल होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं और हमें कोई स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस नहीं होती। लेकिन मान लीजिए किसी तरह यह बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाए। आप दोनों की बॉडी में प्रोटॉन के मुकाबले केवल 1% ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब आप दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, लाइक चार्ज रिपेल। अब आपके बीच एक रिपेलिंग फोर्स काम करेगी। यह फोर्स कितनी बड़ी होगी? क्या यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लिफ्ट करने लायक होगी? नहीं। क्या यह माउंट एवरेस्ट को लिफ्ट करने लायक होगी? नहीं। फेमन कहते हैं, यह रिपल्सन इतना एक्सट्रीम होगा कि यह पूरे अर्थ के बराबर वेट को लिफ्ट करने जितनी पावर जनरेट कर सकता है। सिर्फ 1% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पावर पूरी अर्थ को लिफ्ट करने जितनी। और अब हमें अचानक समझ में आने लगता है नेचर चार्ज को लेकर इतना केयरफुल क्यों है। क्योंकि चार्ज कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, यह यूनिवर्स की सबसे पावरफुल इंट्रैक्शंस में से एक को जन्म देता है। और अब वीडियो की शुरुआत में पूछा गया हमारा क्वेश्चन और भी मिस्टीरियस हो जाता है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर कई प्रोटॉन एक साथ मौजूद होते हैं और सभी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो बेसिक रूल के मुताबिक जब लाइक चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो उन्हें तो एक दूसरे को धकेलना चाहिए, मतलब रिपेल करना चाहिए। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी पावरफुल होती है, तो फिर न्यूक्लियस फट क्यों नहीं जाता? यह क्वेश्चन अभी भी हमारे सामने है। लेकिन उससे पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हम यह तो जान चुके हैं कि चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन फिजिक्स केवल यह जानकर सेटिस्फाई नहीं होती कि फोर्स मौजूद है। फिजिक्स हमेशा अगला क्वेश्चन पूछती है, फोर्स कितनी है? अगर किसी चार्ज को डबल कर दिया जाए तो क्या फोर्स भी डबल होगी, या नेचर कोई और रूल फॉलो करती है? और अगर चार्ज के बीच डिस्टेंस बदल जाए तो फोर्स कितनी तेजी से बदलेगी? इन क्वेश्चन के आंसर आज हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के पास इनका आंसर नहीं था। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने सालों तक बेहद सावधानी से एक्सपेरिमेंट किए, चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलॉम। उन्होंने अलग अलग चार्जेस लिए, उनकी मैग्नीट्यूड बदली, उनके बीच की डिस्टेंस बदली, और हर बार उनके बीच लगने वाली फोर्स को मेजर किया। धीरे धीरे उनके सामने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न उभरने लगा। उन्होंने देखा कि केवल चार्जेस की क्वांटिटी ही नहीं, बल्कि उनके बीच की डिस्टेंस भी फोर्स को डीपली अफेक्ट करती है। और यहीं उन्हें नेचर का एक ऐसा रूल दिखाई दिया जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए आइए सबसे पहले केवल डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। अभी के लिए चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, केवल उनके बीच के डिस्टेंस बदलते हैं।
और देखते हैं नीचे किस तरह फोर्स को बदलती है। मान लीजिए शुरुआत में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और इस डिस्टेंस पर उनके बीच लगने वाली फोर्स 100 न्यूटन है। अब हम चार्जेस को नहीं बदलेंगे, सिर्फ उन्हें थोड़ा और दूर ले जाएंगे। अब डिस्टेंस 2 मीटर हो गई है, यानी हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया है। एक पल के लिए सोचिए, अगर डिस्टेंस 2 गुना हो गई है तो क्या मैथमेटिकल लॉजिक से फोर्स भी आधी होकर 50 न्यूटन हो जानी चाहिए? नहीं, एक्सपेरिमेंट हमें बताता है फोर्स आधी नहीं होती, वह केवल 25 न्यूटन रह जाती है। यानी डिस्टेंस 2 गुना हुई, लेकिन फोर्स 2 स्क्वायर यानी 4 गुना कम हो गई। यहीं कूलॉम ने एक बेहद इंटरेस्टिंग बात देखी। फोर्स डिस्टेंस के साथ लीनियरली नहीं घटती, बल्कि उससे कहीं अधिक तेजी से कम होती है। फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी कारण इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। लेकिन अब तक हमने केवल डिस्टेंस का इम्पैक्ट देखा है। चार्जेस की मैग्नीट्यूड को हमने कांस्टेंट रखा था। अब कूलॉम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर डिस्टेंस वही रहे लेकिन चार्जेस की मैग्नीट्यूड बदल दी जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ब्यूटीफुल सिमेट्री दिखाई। मान लीजिए आप केवल पहले चार्ज को 2 टाइम्स कर देते हैं तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले चार्ज को 2 टाइम्स कर देते हैं और दूसरे को 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन यह है, नेचर इन दोनों चार्जेस को किस तरह कंबाइन करेगी? एक्सपेरिमेंट ने दिखाया फोर्स 5 टाइम नहीं बल्कि 6 टाइम हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 6। नेचर इन दोनों चार्जेस के इफेक्ट को जोड़ती नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई करती है। यहीं से यह पूरी तरह क्लियर हो गया कि फोर्स दोनों चार्जेस के सम पर नहीं बल्कि उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। अब पहली बार कूलॉम के सामने पूरा मैथमेटिकल पैटर्न क्लियर हो चुका था। नेचर के 2 रूल्स एक साथ काम कर रहे थे। पहला, फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को एक साथ जोड़ने पर नेचर की एक फंडामेंटल इक्वेशन सामने आती है। F इक्वल्स K मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जहाँ K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यही रिलेशनशिप आज कूलॉम्स लॉ के नाम से जानी जाती है। यही वह मूवमेंट था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल एक ऑब्जर्वेशन नहीं रही। अब हम केवल यह नहीं कह सकते थे कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब हमारे पास नेचर का एक फंडामेंटल रूल था, एक ऐसा रूल जिसकी हेल्प से हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कितनी होगी। लेकिन यह इक्वेशन अभी केवल फोर्स की मैग्नीट्यूड बताती है, यह नहीं बताती फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। यह सब चीज़ें हम अगली वीडियो